हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखें कि जो हमारा प्रतिबिंब नेत्र पर बनता है वह किस प्रकार बनता है और नेत्र के विभिन्न भागों के बारे में भी देखेंगे। ये जो सबसे बाहरी जो ये वाइट दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है कार्निया। इसी का प्रयोग हम नेत्रदान में करते हैं। और ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है आइरिस या परितारिका। जो आँखों का रंग होता है इसी पर निर्भर करता है। यह किसी का भूरा होता है, किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है। ये जो सबसे बीच वाला भाग होता है यह हमेशा काला होता है और इसी को कहा जाता है पुतली। जो आँखों में हमारा प्रकाश प्रवेश करता है इसी पुतली से होकर आँखों में प्रकाश प्रवेश करता है और ये पुतली प्रकाश के अनुसार फैलते और सिकुड़ते रहता है। जब हम प्रकाश वाले इलाकों में जाते हैं, जब हम प्रकाश में जाते हैं तो ये जो पुतली सिकुड़ जाता है ताकि कम मात्रा में प्रकाश प्रवेश करे, और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो ये पुतली जो होता है फैल जाता है। अगर हम प्रकाश से अचानक अंधेरे में जाते हैं तो कुछ समय के लिए हमें नहीं दिखाई देता है। इसका वजह यह है कि जो पुतली को थोड़ा फैलने में समय लगता है। जब ये पुतली फैल जाता है तो प्रकाश इस पुतली से होकर हमारे नेत्र लेंस से होते हुए रेटिना पर पड़ता है, तभी हमें वह वस्तु दिखाई देता है। तो चलिए हम यहाँ एक एक भागों को डिटेल्स में देखते हैं और एक एक भागों को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। मानव नेत्र, जो मानव नेत्र है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण और कोमल अंग है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देखते हैं। ये जो नेत्र है यह बाहर से एक अपारदर्शी झिल्ली द्वारा ढकी होती है जिसे हम फलक कहते हैं। यानी ये जो हमारा जो फलक जो झपकता रहता है उसी को फलक कहते हैं। अब हम यहाँ मानव नेत्र के एक एक भागों को देखेंगे। कार्निया, इसे स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है और यह नेत्र का सबसे बाहरी भाग होता है जिसका प्रयोग हम नेत्रदान में करते हैं। आइरिस, ये जो आइरिस होता है यह कार्निया के पीछे एक अपारदर्शी भाग होता है जिसे परितारिका या आइरिस कहा जाता है। यह काला भूरा होता है और जो आँखों का रंग होता है इसी आइरिस पर निर्भर करता है। आइरिस क्या करता है, यह पुतली को संयोजित करने में काम करता है। पुतली को सिकुड़ाने और फैलने में यह आइरिस काम करता है। पुतली परितारिका के जो पीछे होता है, परितारिका के पीछे एक छोटा सा छिद्र होता है जिससे प्रकाश हमारे आँखों में प्रवेश करता है और जिसका रंग हमेशा काला होता है, जिससे यह प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। नेत्र लेंस, जो नेत्र लेंस होता है वह मानव नेत्र में जो लेंस प्रयोग होता है वह उत्तल लेंस होता है और यह जो नेत्र लेंस में जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वह प्रोटीन होता है। नेत्र लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन मस्तिष्क के समंजन क्षमता के कारण हम उसे सीधा देख पाते हैं। सिलियरी मांसपेशियाँ, ये इसे पछमाम मांसपेशियाँ भी कहा जाता है। यह आइरिस और नेत्र लेंस से सटा होता है। यह जो आइरिस और नेत्र लेंस से सटा होता है और यह नेत्र लेंस के फोकस को दूरी को कम या अधिक करता है और यह नेत्र लेंस के फोकस दूरी को कम या अधिक करके उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में यह सहायता होता है। सिलियर बुढ़ापे समय सिलियरी मांसपेशियाँ जब हमारा कमज़ोर हो जाता है तो हम उस फोकस को रेटिना पर नहीं फोकस कर पाते हैं, जिससे हमें प्रतिबिंब कोई भी सही तरीक़ा से नहीं दिखाई दे पाता है। हमारा प्रतिबिंब तभी दिखाई देगा हमें जब उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। तो आइए देखते हैं कि दृष्टिपटल और रेटिना क्या होता है। दृष्टिपटल या रेटिना, इसे फोटोग्राफी फिल्म भी कहा जाता है क्योंकि यह फोटोग्राफी फिल्म की तरह कार्य करता है। और जो रेटिना होता है यह हमारे मानव नेत्र का सबसे भीतरी परत होता है। रेटिना हमारे मानव नेत्र का सबसे भीतरी परत होता है और किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वह रेटिना पर ही बनता है। रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक उल्टा होता है और जो रेटिना होता है इसमें दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। एक को कहा जाता है छड़ कोशिका। यह छड़ जैसा इस तरह जो रेटिना का जो कोशिकाएं होती है यह दो भागों में बटी होती है। इसमें एक छड़ की तरह होता है, एक तरह इस तरह शंकु की तरह बना होता है और ये जो शंकु की तरह बना होता है यह कोई काला होता है, नीला होता है, मतलब विभिन्न प्रकार के रंग की होता है शंकु वाला यह।
और ये जो शंकु कोशिका की वजह से ही जो हम होते हैं, हम प्रकाश के रंगों को पहचान पाते हैं। तो प्रकाश के रंगों के लिए जो उत्तरदायी होता है यह शंकु कोशिका होता है, जबकि ये जो क्षण कोशिका होता है यह प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए आगे देखते हैं। दृष्टि सिरा या प्रकाश स्नायु, यह प्रतिबिंब की सूचना मस्तिष्क को देता है। यह जो नसें होती है, प्रकाश स्नायु और दृष्टि सिराएँ वाली जो नसें होती है, यह हमारे मस्तिष्क से जुड़ी होती है। और ये जो सूचना होता है, हमारे प्रतिबिंब का जो सूचना होता है, वह हमारे मस्तिष्क को देता है, जिससे हम किसी भी प्रतिबिंब को याद रखते हैं। कछाप द्रव्य, ये जो कछाप द्रव्य होता है, कछाप द्रव्य, ये जो कछाप द्रव्य होता है यह नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का भाग होता है। जैसे कि यह हमारा नेत्र हो गया और यहाँ पर यह नेत्र लेंस हो गया और ये जो रेटिना हो गया, और इसके बीच में छोटे छोटे इस तरह बिंदु की तरह इस तरह पूरे द्रव भरा होता है। अब इसी द्रव को कहा जाता है कछाप द्रव। समंजन क्रिया, हम समझेंगे कि समंजन क्रिया क्या होता है। तो किसी भी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए। अगर प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे अगर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो हम उस वस्तु को देख नहीं सकते हैं। जब हमारी आँख नज़दीक के वस्तु को देखने के लिए फोकस को कम करता है, दूर की वस्तु को देखने के लिए फोकस को बढ़ाता है, यानी उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। फोकस को कम या अधिक करके जो हमारा आँख होता है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है, और आँख की इसी क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। अब नेत्र की निकट बिंदु क्या होता है। हमारा नेत्र निकटतम कितनी दूरी तक किसी भी वस्तु को देख सकता है। हम निकटतम 25 cm की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। 25 cm से कम दूरी पर रखी वस्तु को हमारा नेत्र जो होता है वह नहीं देख पाता है। यानी हमारा नेत्र जितने कम दूरी पर देख सकता है किसी वस्तु को, वह हमारा नेत्र का निकट बिंदु होता है। यानी वह न्यूनतम बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र समंजन क्रिया से साफ साफ देख सकता है उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। और हमारे नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वह 25 cm होता है, और यह पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए और भी हम देखते हैं, दूरबिंदु देखते हैं। दूरबिंदु क्या होता है कि जहाँ तक हम वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं वह हमारा दूरबिंदु होता है। हम किसी भी वस्तु को बिना समंजन क्षमता के उसे हम अनंत तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं। तो हमारा जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है, जबकि निकट बिंदु होता है वह 25 cm तक होता है। और हमारा जो दृष्टिप्रास क्या होता है, यानी हम कहाँ तक की वस्तु को देख पाते हैं, हम 25 cm से लेकर अनंत तक की वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं, और इसी को हम कहते हैं दृष्टिप्रास। तो जहाँ हमारा नेत्र का जो दृष्टिप्रास होता है वह 25 cm से अनंत तक होता है। दृष्टि दोष, हम दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे कि दृष्टि दोष क्या होता है। तो कोई भी स्वच्छ नेत्र 25 cm से अनंत तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, लेकिन हमारी आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से हम ना तो निकट की वस्तुओं को साफ देख पाते हैं और ना ही कभी कभी दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाते हैं। यानी हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर या तो रेटिना के पहले बनता है और रेटिना के बाद बनता है, और इसी दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। चलिए दृष्टि दोष देखते हैं कितने कितने प्रकार के और कौन कौन से दृष्टि दोष है। तो हम पहला बात करेंगे निकट दृष्टि दोष, या इसी को कहा जाता है मायोपिया। तो जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है लेकिन वह दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, तो उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। यानी हमारा जो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम उसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे। जैसे कि यह हमारा नेत्र हो गया और ये हमारा नेत्र लेंस हो गया, और इसका प्रतिबिंब जब ये नेत्र से जाता है तो ये रेटिना पर ना बनकर रेटिना से और पहले बन जाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष हो गया है। यानी जब व्यक्ति निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाएगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो फोकस होता है वह नज़दीक आ जाता है। यानी जब निकट की वस्तु को साफ देख पाएंगे लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देख पाएंगे,
तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो नेत्रगोलक होता है वह लंबा हो जाता है। जैसे कि यह नेत्रगोलक जब ये लंबा हो जाएगा तो रेटिना दूर चला जाएगा और हमारा जो प्रतिबिंब होगा वह रेटिना से पहले बन जाएगा। यानी जब नेत्रगोलक लंबा हो जाता है इसलिए हमारा प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। यानी नेत्रगोलक लंबा हो जाता है जिसके कारण हमारा प्रतिबिंब रेटिना के आगे ही बन जाता है और नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। इसका उपचार क्या है? तो निकट दृष्टि में उपचार जो किया जाता है वह अवतल लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो निकट दृष्टि में उपचार के रूप में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और अवतल लेंस का दूसरा नाम है अपसारी लेंस। अब हम देखेंगे दूरदृष्टि दोष या इसे ही कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। तो जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख पाता है और नज़दीक वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है तो उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को साफ देखता है जबकि दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ देखता है। और इसका कारण यह है कि नेत्रगोलक जो होता है वह छोटा हो जाता है। जैसे कि ये नेत्रगोलक ये जब छोटा हो जाएगा तो ये प्रतिबिंब रेटिना से आगे बन जाता है, रेटिना से दूर बन जाता है। तो जब नेत्रगोलक छोटा हो जाता है जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है, यानी जो ये प्रतिबिंब है, ये जो आँख है, ये जब नेत्र लेंस से जब हमारा प्रकाश जाता है ये रेटिना हो गया, ये रेटिना से प्रतिबिंब हमारा यहाँ यानी दूर बन जाता है, यानी इसके पीछे बन जाता है। जब प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनेगा तो दूरदृष्टि दोष होगा, जब प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेगा तो उसे हम निकट दृष्टि दोष कहेंगे। नेत्र लेंस का पतला हो जाता है इसमें और फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी जब फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो यह प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाएगा। जब फोकस दूरी घट जाएगा तो वह रेटिना के आगे बन जाएगा। जब आगे बनेगा तो निकट दृष्टि दोष, जब दूर बनेगा तो दूरदृष्टि दोष कहेंगे। और दूरदृष्टि दोष के उपचार में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहा जाता है। अब हम देखेंगे जरा दृष्टि दोष के बारे में। इसे प्रेसोबायोपिया कहा जाता है। ये जरा दृष्टि दोष क्या होता है कि बुढ़ापा में जो नेत्र लेंस होता है और जो सिलियरी मांसपेशियाँ होता है इसकी संवेदन क्षमता घट जाता है। यानी सिलियरी मांसपेशियाँ फोकस को संयोजित करता है या फोकस को किसी वस्तु को फोकस करके उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है और ये सिलियरी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाने की वजह से ये हमारी संवेदन क्षमता घट जाता है, जिसकी वजह से हमारे न तो निकट की वस्तुओं साफ दिखाई दे पाता है और न ही दूर की वस्तुओं को हम साफ देख पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो हमारा दोष होता है उसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष में उपचार के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है और इस लेंस की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। इसमें दोनों तरह के लेंस होता है, अवतल और उत्तल दोनों तरह के लेंस होता है। अब देखेंगे अबिंदुकता। जो अबिंदुकता होता है इसमें व्यक्ति न तो क्षैतिज की वस्तुओं को सही देख पाता है और न ही क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की वस्तुओं में अंतर कर पाता है व्यक्ति। अबिंदुकता में व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के बीच में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे कि ये आँख हो गया और ये इसके न तो ऊर्ध्वाधर वाला और न ही ये इसके जो क्षैतिज वाला, इसमें ये बगल वाला में व्यक्ति क्या कर पाता है, ये जो ऊपर और जो साइड वाला में जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। और इसमें जो प्रयोग किया जाता है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसे सिलेंडरी लेंस भी कहा जाता है। अब हम वर्णगंधता समझेंगे। वर्णगंधता क्या होता है? इसे ही कलर ब्लाइंडेस कहा जाता है। वर्णगंधता में क्या होता है कि हमारी जो आँख में जो शंकु कोशिका होती है, रेटिना के दो भाग होता है, एक शंकु कोशिका होती है, एक क्षण कोशिका होता है। जो शंकु कोशिका होता है वह रंगों के पहचान में सहायक होता है। तो कलर ब्लाइंडेस में जो शंकु कोशिका होती है इसमें गड़बड़ी हो जाने की वजह से व्यक्ति लाल और हरे रंगों की पहचान नहीं कर पाता है और इसी को कहा जाता है कलर ब्लाइंडेस और इसका कोई उपचार नहीं है। यह एक आनुवंशिक दोष है, यह एक आनुवंशिक रोग है। अब हम समझेंगे मोतियाबिंद के बारे में। मोतियाबिंद क्या होता है? इस रोग के कारण मानव नेत्र पर एक परत चढ़ जाता है और इस परत को जब हम ऑपरेशन के द्वारा हटा देते हैं तो यह हमें वस्तु साफ दिखाई दे पाता है।
यानी मोतियाबिंद में क्या होता है कि आँखों पर एक परत चढ़ जाने की वजह से हमें कोई भी वस्तु सही साफ साफ नहीं दिखाई दे पाता है। इसी को हम मोतियाबिंद कहते हैं।